हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे ये लॉ की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है आज। इससे पहले हमने आगे 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने छोटे छोटे सेक्शन करके टोटल 5 सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। जिसमें हमने कंपनी को बनाने से लेकर कंपनी को चालू कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और कंपनी बन जाने के बाद कंपनी के पास क्या क्या राइट्स और इफेक्ट्स आ जाती है, उन सभी के बारे में हमने आगे के 3 वीडियो में देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी के बारे में। अब ओपीसी क्या है दोस्तों? तो ओपीसी है एक 1% कंपनी। मतलब जैसे कि आप लोग नाम में ही देख पा रहे हो, 1% कंपनी माने कि ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन हो, एक ही मेंबर हो और एक ही शेयर होल्डर हो। एक ही शेयर होल्डर मतलब यानी कि कंपनी के सारे शेयर उस एक ही मेंबर के पास हो। जिस कंपनी में एक ही मेंबर होता है उसको 1% कंपनी कहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 1% कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होती है। सो दोस्तों, मीनिंग क्या है 1% कंपनी का? तो कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर और एनी कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर, यानी कि जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है उसको 1% कंपनी कहते हैं। जिस मेंबर के पास सारे शेयर होते हैं, मतलब इस कंपनी में एक ही मेंबर के पास कंपनी के सारे शेयर होते हैं, तो ऐसी कंपनी को हम 1% कंपनी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी कंपनी में मेंबर भले ही एक होता है, लेकिन डायरेक्टर 1 से 15 तक हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले मेंबर नहीं, डायरेक्टर होते हैं। मेंबर या शेयर होल्डर तो कंपनी में फंड प्रोवाइड करते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग करते हैं। बाकी कंपनी को मैनेज और कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का काम डायरेक्टर्स का होता है। अब 1% कंपनी में क्या होता है? एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। फिर ये नॉमिनी क्या चीज़ है दोस्तों? तो 1% कंपनी में अब एक ही मेंबर है। मान लो कल चल के उस मेंबर को कुछ हो गया, मतलब मेंबर्स की डेथ हो गई, मेंबर्स पगला गया या फिर किसी भी कारण वो इनकेपेबल हो गया जिससे वो धंधा नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी कैसे चल सकती है? तो उसके लिए कंपनी 1% कंपनी में एक रूल आता है जो है नॉमिनी का रूल। अब नॉमिनी क्या होता है उसको हम देखते हैं। नॉमिनी यानी कि वारिसदार, यानी कि अगर कल चलकर अगर मेंबर को कुछ हो जाए तो उसकी जगह कौन लेगा? तो उसका नॉमिनी लेगा। यानी कि जब भी ओपीसी बनती है तब जो मेंबर सिलेक्ट होता है वो अपना नॉमिनी भी सिलेक्ट कर लेता है। वो हम आगे देखने वाले हैं कि नॉमिनी को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब भी कोई मेंबर अपॉइंट होता है तो वो अपने साथ एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करता है। मान लो कि कल चलकर मेंबर्स को कुछ हो जाए तो उसकी जगह नॉमिनी कंपनी को चला सकता है। तो इस तरह ओपीसी में एक मेंबर और एक नॉमिनी होता है। ओपीसी में मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं और एम्प्लॉय की कोई लिमिट होती नहीं है। सो ये था 1% कंपनी का मीनिंग। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1% कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है और जिसके पास कंपनी के सारे शेयर होते हैं। 1% कंपनी में एक मेंबर होता है और उसका एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है, जो कि कल चलकर अगर मेंबर को कुछ हो जाए तो उसकी जगह ले सके। 1% कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं और एम्प्लॉय की कोई भी लिमिट हो सकती नहीं है। अब दोस्तों, 1% कंपनी में मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए लॉ ने एलिजिबिलिटी ऑफ 1% कंपनी का रूल दिया है। सो दोस्तों, किसी भी 1% कंपनी में अगर आपको मेंबर या नॉमिनी तरीके से अपॉइंट होना है तो आपको नीचे की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। सो सबसे पहले कंडीशन आती है मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन। जो भी इंसान या जो भी पर्सन 1% कंपनी में मेंबर या नॉमिनी बनना चाहता है वो एक इंसान होना चाहिए, यानी कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जो हिल डुल सके, जो श्वास ले सके, ऐसा बोलने वाला एक नेचुरल इंसान होना चाहिए। क्या कोई एलएलपी किसी 1% कंपनी में मेंबर या नॉमिनी बन सकती है? तो जी नहीं दोस्तों, कोई भी एलएलपी या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वो सब लोग किसी भी ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते। तो कौन बन सकता है? तो हमारे जैसा इंसान, यानी कि बालू भैया, वो एक इंसान है, तो वो किसी भी ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बन सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों कि जो भी मेंबर या नॉमिनी जैसे सिलेक्ट होता है ओपीसी में, वो मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि वो 18 साल या उससे ऊपर की एज का होना चाहिए।
कोई भी 16 साल का या 15 साल का बच्चा नॉमिनी बन सकता नहीं है या फिर मेंबर बन सकता नहीं है। आपको किसी भी ओपीसी में अगर मेंबर या नॉमिनी बनना हो तो आपको मेजोरिटी होना ज़रूरी है। मेजोरिटी यानी कि 18 साल के ऊपर की एज का होना ज़रूरी है। फिर तीसरी कंडीशन आती है, जो भी मेंबर या नॉमिनी ओबीसी में सिलेक्ट होता है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। इंडिया का सिटीज़न कैसे बनते हैं वो सभी आगे वाले चैप्टर में आएगा, तो अभी हम लोग देख लेंगे। चौथी कंडीशन है दोस्तों कि वो पर्सन जो मेंबर या नॉमिनी की जैसे अपॉइंट होने वाला है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है तो इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22 और 23 में वो पर्सन एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में रहा होना चाहिए। इसके रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स करके एक बंदा है जो इंडिया में आया था 1 जुलाई 2022 को और वापस चला गया 1 सितंबर 2022 को। वो फिर से वापस आया 1 जनवरी 2023 को। अब अगर कोई भी चिराग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड करके एक ओपीसी बन रही है तो क्या मिस्टर एक्स उनमें मेंबर या नॉमिनी तरीके अपॉइंट हो पाएंगे? ये ओपीसी बन रही है 1 मई 2023 को, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है तो 2023-2024। हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से एंड होगा 31 मार्च 2024 को। तो हमने जैसे आगे देखा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया दोस्तों 2022-23। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो 1 जुलाई को आया यानी कि जुलाई के 31 दिन, फिर अगस्त में भी रहा है यानी कि अगस्त के 31 दिन, और 1 सितंबर को वापस गया है यानी कि सितंबर का 1 दिन। फिर से वो वापस आया है 1 जनवरी को, तो जनवरी के 31 दिन, फिर फरवरी के 28 दिन, और मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो मार्च के 31 दिन। ऐसे करके वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 153 दिन यानी कि 153 डेज रहा है। तो यस दोस्तों, मिस्टर एक्स इज़ एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी इन अ 1 पर्सन कंपनी। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 120 दिन से ज़्यादा ही रहा है, सो वो किसी भी ओपीसी का नॉमिनी या मेंबर बन सकता है। अब जिस दिन ये लोग इंडिया में आते हैं और जिस दिन इंडिया को छोड़ के जाते हैं वो दोनों ही दिन 120 दिनों में काउंट होंगे। द डे ही कम्स एंड गोज बोथ आर काउंटेड इन 120 डेज। सो किसी भी ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबिलिटी में हमने अभी तक 4 देख ली है, जिसमें से सबसे पहली थी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा था मेजोरिटी होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए यानी कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, तीसरा था इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और चौथी चीज़ जो था कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से भी ज़्यादा रहना होना चाहिए। अब दोस्तों ये लोग एग्ज़ाम में कैसे ट्विस्ट करके पूछेंगे, आपको साल प्रीवियस ईयर नहीं देंगे, वो साल भी करंट ईयर का देंगे। तो आपको याद रखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रहा होना चाहिए। ये 120 दिन वाली जो भी लिमिट है वो हर साल काउंट होती है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो रेसिडेंट है या नहीं वो चेक हो गया, फिर अगले साल फिर से वो चेक होगा। जिस साल में वो एलिजिबल नहीं होगा उस साल वो नॉमिनी या मेंबर नहीं बन पाएगा। फिर आती है 5वीं कंडीशन दोस्तों। 5वीं कंडीशन ऐसा बोलती है कि कोई भी एक इंसान एक साथ किसी एक ही ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो एक है टॉम ओपीसी और एक है जेरी ओपीसी, ये है 2 अलग अलग ओपीसी। अब टॉम ओपीसी में मेंबर है टॉम भैया और उसका नॉमिनी है जेरी भैया। अब जेरी ओपीसी में मेंबर कौन है? तो जेरी ओपीसी का मेंबर है जेरी भैया और उनके नॉमिनी है जैक भैया। तो जो जेरी है वो जेरी ओपीसी में मेंबर है और टॉम ओपीसी में नॉमिनी है। तो ये जेरी भैया किसी एक ही ओपीसी में मेंबर और किसी दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हैं, वो अपनी ही ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते एक साथ। अब मान लो कल चल के टॉम ओपीसी के मेंबर यानी कि हमारे टॉम भैया डेड हो गए, मर गए, तो क्या होगा दोस्तों? तो टॉम ओपीसी का जो भी नॉमिनी था जेरी, वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा टॉम ओपीसी का। यानी कि अब टॉम ओपीसी का मेंबर भी जेरी भैया है और जेरी ओपीसी का मेंबर भी जेरी भैया है, तो ये तो ट्विन हो गया, यानी कि दोनों ओपीसी में जेरी भैया मेंबर है। ये ऐसे बन सकते नहीं है। सो जेरी भैया को
किसी भी एक ओबीसी में मेंबर रहने का हक मिल सकता है, तो उनको 180 दिनों में किसी भी एक ओबीसी का मेंबर बनने के लिए चूज करना पड़ेगा। सो हमने क्या देखा कि कोई भी एक इंसान किसी भी एक ही ओबीसी में मेंबर या नॉमिनी बन सकता है, दोनों एक साथ बन सकता नहीं है। अगर वो दोनों में मेंबर या दोनों में नॉमिनी बन जाए तो उसको 180 दिनों में किसी भी एक ओबीसी को चूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों नॉमिनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉमिनी अपॉइंट कैसे होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। तो आगे आ गया है दोस्तों कि नॉमिनी को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी को तो पूछना पड़ेगा ना दोस्तों। अब रास्ते पे चल के किसी भी को मैं नॉमिनी मान लूँ तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उस नॉमिनी का ही हमको एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि क्या भाई आप हमारे ओबीसी में नॉमिनी बनना चाहते हो। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि किसी भी नोट या पेपर का कागज़ लिया और उस पर चित्रकारी करके दे दिया। उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म आता है जिसका नाम है INC 3। अब INC क्या है दोस्तों, तो आप हर चैप्टर में इस तरीके से थोड़े थोड़े फॉर्म देखने वाले हो। INC यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है INC। जैसे इसके बाद आप प्रोस्पेक्टस का चैप्टर देखने वाले हो, सो उस चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है PAS। उसके बाद आप मैनेजमेंट वाला चैप्टर देखने वाले हो, उसमें आता है MGT। इस तरीके से हर चैप्टर में उसके शॉर्ट फॉर्म से एक फॉर्म बनाए गए हैं जिसके अंदर आपको कंसेंट या ऐसे करके कुछ ना कुछ फिल करके ROC को देना पड़ता है। तो इस चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन। इसके लिए इस वजह से इस चैप्टर में जो भी फॉर्म आने वाले हैं उसका नाम INC से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको नॉमिनी का सबसे पहले रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि नॉमिनी भैया आप तैयार हो हमारी ओबीसी में नॉमिनी बनने के लिए। अगर वो तैयार है तो वो रिटर्न कंसेंट देगा। किस फॉर्म में रिटर्न कंसेंट देगा दोस्तों, तो वो फॉर्म आता है, वो है INC 3। आपको ये फॉर्म याद रखने होंगे, जो आपको मैं एक वीडियो में एक साथ सारे सेक्शन और फॉर्म नंबर दे दूंगा, आपको इजीली याद हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, स्टेट द नेम ऑफ नॉमिनी इन MOA। MOA क्या है, तो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारी कंपनी का, जिसके अंदर हम कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव लाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले चेंज करना पड़ता है। तो जो भी नॉमिनी हमने अपॉइंट किया है हमारी ओपीसी के लिए उसका नाम हमें MOA में लिखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो भी MOA हमने तैयार किया है उसको हमको ROC के पास सबमिट करना पड़ेगा। और चौथी चीज़, ROC क्या करेगा, ROC हमारी कंपनी का नाम रजिस्टर करेगा और एक न्यू सर्टिफिकेट देगा। जैसे वो न्यू सर्टिफिकेट हमको देता है तभी नॉमिनेशन शैल बी इफेक्टिव, तभी से वो नॉमिनी हमारे कंपनी का नॉमिनी कहलाता है। अब अगर मान लो किसी नॉमिनी ने रिटर्न कंसेंट दे दी और उसको आगे जाके पता चला कि ये कंपनी में मेरे को नॉमिनी नहीं रहने का है, तो जैसे ही उसको लगता है कि उसको नॉमिनी नहीं रहने का है तो क्या वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि अपनी कंसेंट को वापस ले सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए भी लॉ ने एक रिक्वायरमेंट दी गई है। कोई भी नॉमिनी किसी भी वक्त चाहे तो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। उसके लिए इसको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले वो नॉमिनी है तो नॉमिनी को क्या करना पड़ेगा, उसके मेंबर को, वो जिस ओपीसी में नॉमिनी है उस ओपीसी के मेंबर को और उस ओपीसी को उसको नोटिस भेजनी पड़ेगी कि मेरे को अपने कंसेंट को विड्रॉ करना है। अब एक बार नोटिस चली गई तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट 15 डेज में एक नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगी। जैसे ही नोटिस 16 मेंबर्स और ओपीसी को चली जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब ये नॉमिनी तो चला गया तो दूसरा नॉमिनी भी चाहिए ना दोस्तों। तो नया नॉमिनी 15 दिनों में मेंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे ही नया नॉमिनी सिलेक्ट हो जाता है तो मेंबर क्या करेगा, मेंबर एक सिलेक्शन की नोटिस ओपीसी को भेजेगा। इस नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, तो इस नोटिस में लिखा होगा दैट ओरिजिनल हैज़ बीन विड्रॉन, यानी कि जो भी हमारा पुराना नॉमिनी था उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर दिया है। उसके बदले में न्यू नॉमिनी हैज़ बीन अपॉइंटेड, यानी कि वो चला गया और दूसरा अपॉइंट भी हो चुका है। जैसे ही दूसरा अपॉइंट हो चुका है उसका नाम और उसकी कंसेंट, ये 4 चीज़ों की नोटिस मेंबर को उसकी ओपीसी को देनी पड़ेगी। ओपीसी ये नोटिस किसको भेजेगा आगे, तो ओपीसी ये नोटिस ROC को भेजेगा और 30 दिनों में उसका नॉमिनेशन कंफर्म कर देंगे। सो दोस्तों, एक सीक्वेंस होता है, कोई भी मेंबर डायरेक्ट ROC के पास नहीं जा सकता है।
आपसे पहले मेंबर को किसको नोटिस भेजनी पड़ेगी? तो मेंबर को उसकी ओपीसी यानी कि उसकी कंपनी को सबसे पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी और ओपीसी और कंपनी जाके आरओसी को 30 दिनों में बताएंगे। जैसे कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख पा रहे हो, मेंबर को नोटिस कब मिली कि नॉमिनी अपना विड्रॉ करना चाहता है? तो 1 फरवरी को नोटिस मिल गई। तो मेंबर क्या करेगा दूसरे 15 दिनों में? यहाँ पे हमने देखा दूसरी कंडीशन में कि जैसे ही नोटिस मिलती है उसके अगले 15 डेज में नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। तो 1 फरवरी से दूसरे 15 दिन यानी कि 16 फरवरी तक मेंबर को नया अपॉइंट करना पड़ेगा। ये एक पूरा सीक्वेंस होता है दोस्तों। मेंबर डायरेक्ट आरओसी के पास नहीं जा सकता है, मेंबर को जाना पड़ेगा ओपीसी के पास और ओपीसी आरओसी को ये नोटिस भेजेगी। मान लो मेंबर को नोटिस मिला है 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी से 16 फरवरी यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में उसको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा और ओपीसी को आरओसी को जो नोटिस भेजना है वो 30 डेज में। तो 30 डेज कहाँ से काउंट हो गए? तो जहाँ से अपॉइंट होने की 15 डेज काउंट किए वहीं से 30 डेज काउंट होने वाले हैं। तीसरी चीज आती है दोस्तों चेंज इन नॉमिनी। अब नॉमिनी खुद से निकलना चाहे तो उसके लिए हमने ऊपर देख लिया। अगर मेंबर नॉमिनी को निकालना चाहे, मान लो कि नॉमिनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर अपनी मनमानी कर रहा है, तो अगर मेंबर उसको निकालना चाहे तो निकाल सकता है। उसके लिए मेंबर को नॉमिनी को नोटिस भेजनी पड़ेगी। उसमें नॉमिनी को विड्रॉ करना था तो नॉमिनी ने मेंबर को भेजी। इसमें उसका उल्टा है, मेंबर नॉमिनी को निकालना चाहे तो मेंबर को नॉमिनी को नोटिस भेजनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन सेम है। सेकंड कंडीशन क्या थी? नेक्स्ट 15 डेज में नया नॉमिनी अपॉइंट होगा, फिर मेंबर ओपीसी को नोटिस भेजेगा और ओपीसी फिर अगले 30 डेज में आरओसी को भेजेगा। फिर चौथा आता है डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ मेंबर। अब मान लो अगर मेंबर की डेथ हो गई या फिर इनकैपेबल हो गया तो उसकी जगह क्या होगा? नॉमिनी जो था वो मेंबर बन जाएगा और दूसरी, तीसरी, फोर्थ कंडीशन सेम है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने नॉमिनी के 4 फैक्टर्स देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा नॉमिनी को अपॉइंट कैसे करते हैं। नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए उसकी रिटर्न कंसेंट, उसका नाम एमओए में लिखना पड़ेगा, एमओए को आरओसी के पास देना पड़ेगा और आरओसी लास्ट में सर्टिफिकेट दे देगा। फिर अगर नॉमिनी को कंसेंट विड्रॉ करनी है तो वो भी कर सकता है। उसको इसके लिए सबसे पहले मेंबर को नोटिस भेजनी पड़ेगी, मेंबर और ओपीसी दोनों को। फिर नेक्स्ट 15 डेज में नया नॉमिनी अपॉइंट हो जाएगा। फिर मेंबर्स को ओपीसी को नोटिस भेजनी पड़ेगी और ओपीसी आरओसी को भेज देगा। तीसरा है अगर नॉमिनी को चेंज करना रहा तो क्या करेंगे? तो नॉमिनी को चेंज करने के लिए मेंबर को नॉमिनी को नोटिस भेजनी पड़ेगी और दूसरी, तीसरी, चौथी कंडीशन सेम है। और चौथा हमने देखा अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो उसकी जगह नॉमिनी मेंबर बन जाएगा और बाकी कंडीशन सेम है। अगर नॉमिनी से रिलेटेड या फिर ओपीसी के रिलेटेड कोई भी हमने डिफ़ॉल्ट किया तो इसके अंदर कैसा फाइन लगेगा दोस्तों? तो सबसे पहले ओपीसी को तो फिक्स है, ₹10,000 का फाइन तो लगेगा ही लगेगा, वो तो मिनिमम है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन हम करते ही जा रहे हैं, डिले कर रहे हैं तो 1000 पर डे तक करता का भी फाइन लग सकता है। जैसे कि हम इन इलस्ट्रेशन में देख पा रहे हैं, हमको नोटिस मिल गई है 15 मार्च को, तो नेक्स्ट 15 डेज में नया नॉमिनी अपॉइंट हो जाना चाहिए। ये एज पर द रूल है, उसको अपॉइंट होना ही पड़ेगा 15 डेज में। लेकिन उन्होंने क्या किया, 15 डेज में अपॉइंट ना करके 15/10 को अपॉइंट किया, यानी कि 15 अक्टूबर को अपॉइंट किया। यानी कि ये बीच के जो 199 डेज थे उन सभी में इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया। तो इस पर ओपीसी को 10,000 फाइन लग जाएगा और 1000 पर डे यानी कि 199 दिनों तक इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन को रनिंग रखा तो 1,99,000 तक का दूसरा फाइन, यानी कि टोटल 2,09,000 का इनको फाइन लग सकता है। अब अगर दोस्तों किसी भी ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना होगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए ये 6 स्टेप दिए गए हैं। मान लो ओपीसी में 1% कंपनी है, उसमें मेंबर अकेला संभाल नहीं पा रहा है और उसके कंपनी को और बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसके लिए उसको मेंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होने के लिए हमने मिनिमम क्राइटेरिया देखा था, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 मेंबर लगते हैं, उस तरीके से वो कन्वर्ट कर सकता है। सो सबसे पहले उसको सोल मेंबर, यानी कि ओपीसी में तो अकेला एक ही मेंबर है तो उसकी कंसेंट लगेगी। उन्होंने कंसेंट दे दी, फिर एमओए में चेंज करना पड़ेगा। कौन सा चेंज? तो सबसे पहले तो आपको कंपनी का नेम चेंज करना पड़ेगा। नेम चेंज करना पड़ेगा, वो कैसे सर? तो सबसे पहले आपका ओपीसी का नाम था मान लो XYZ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हो तो वर्ड ओपीसी हट जाएगा और हो जाएगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड।
और अगर आप किसी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो तो आपका प्राइवेट वर्ड भी हट जाएगा और आप बन जाओगे XYZ लिमिटेड। सो इस तरीके से आपको MOA में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा चेंज है वो है नॉमिनी को रिमूव करना पड़ेगा। दोस्तों ये नॉमिनी वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ OPC में लागू पड़ता है, क्योंकि उसमें 1 ही पर्सन मेंबर होता है। अगर मेंबर को कुछ हो जाए तो उसकी जगह नॉमिनी ले सके, इसलिए उसमें ये कंसेप्ट है। बाकी दोनों कंपनी में ये कंसेप्ट नहीं है। सो आपको नॉमिनी का नाम रिमूव करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आपको मेंबर्स प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, यानी आपको मेंबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। OPC में तो केवल एक ही पर्सन मेंबर था, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपको कितने मेंबर लगेगी? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर करने पड़ेगी। और आपको डायरेक्टर की संख्या भी बदलनी पड़ेगी। सो डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लगते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर की संख्या होती है 3। सो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, फिर MOA में कंपनी का नाम और नॉमिनी का नाम हटाना, ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर आपको मेंबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों क्रेडिटर की कंसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपनी में फ्रॉड करके अपनी कंपनी का नाम बदल के आप किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाओ तो ये तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्रेडिटर की कंसेंट लगेगी कि क्या आपके क्रेडिटर यानी कि आपके जो लेनदार है, आपके जो क्रेडिटर है जिसको आपको पैसे देने हैं, वो क्या एग्री करते हैं आपकी कंपनी को कन्वर्ट करना। जो वो एग्री करेंगे तो ही आप कन्वर्ट कर पाओगे। 5वां स्टेप है दोस्तों फाइलिंग ROC, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हमने अब तक किए, यानी कि चेंज इन MOA और क्रेडिटर और मेंबर का जो भी कंसेंट है वो आपको ROC के पास सबमिट करना पड़ेगा। और 6 स्टेप है ROC आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सो कौन कौन से 6 स्टेप देखे हमने? सबसे पहले मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है वो है MOA में चेंज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाना पड़ेगा और नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ानी पड़ेगी। चौथी चीज़ देखी हमने कि क्रेडिटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। 5वीं चीज़ हमने देखी कि MOA और जो भी कंसेंट ली उसको ROC के पास फाइल कराना पड़ेगा। और 6ठे स्टेप में हमने देखा कि ROC आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। तो दोस्तों हमने देखा कि OPC को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। अब हम देखने वाले कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में को OPC में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। सो प्राइवेट कंपनी में तो मान लो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर है और OPC में अगर वो कन्वर्ट कर देगा तो फिर तो एक ही मेंबर बचेगा। तो कौन सा मेंबर OPC में मेंबर रहेगा? सो ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्राइवेट कंपनी कब OPC में कन्वर्ट होगी? तो कोई भी प्राइवेट कंपनी जो लगातार लॉस किए जा रही है, लगातार उसका बिजनेस नीचे जा रहा है, तो सारे मेंबर्स क्या कहेंगे कि इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। पर कुछ मेंबर होंगे जो OPC को बिजनेस को रनिंग रखना चाहेंगे, तो उनकी कंसेंट से फिर OPC में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेगी? तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो कि सारे मेंबर्स पास करेंगे। फिर आपको क्रेडिटर का कंसेंट लेना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज़ है आपको MOA में चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस में? तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। आपकी कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको OPC का वर्ड ऐड करना पड़ेगा, XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड। फिर आपको एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि OPC में तो नॉमिनी कंपलसरी है। फिर चौथी चीज़ है आपके जितने भी मेंबर्स है उसको कम करके आपको एक ही मेंबर रखना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको ROC के पास फाइल करना पड़ेगा और ROC आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो हमको याद रखनी है। सबसे पहले कोई भी पब्लिक कंपनी OPC में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कर सकती है लेकिन कोई भी पब्लिक कंपनी OPC में नहीं कर सकती। हाँ, OPC पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकती है लेकिन कोई भी पब्लिक कंपनी OPC में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। फिर आता है OPC का नाम कैसे लिखे। तो प्रेम किराना OPC प्राइवेट लिमिटेड, OPC वर्ड को आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। फिर आता है कोई भी OPC सेक्शन 8 कंपनी में यानी कि चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। फिर आता है आपको OPC क्रिएट करने के लिए कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है कैपिटल या टर्नओवर की। आप कभी भी किसी भी तरीके से OPC क्रिएट कर सकते हो। और आपकी OPC को कभी भी कन्वर्ट करना हो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में तो आप किसी भी समय कर सकते हो। उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है। मान लो आपने आज OPC क्रिएट की और 10-15 दिन के बाद आपको कन्वर्ट करना है तो आप बेझिझक कर सकते हो। इस तरीके से हमने ये पूरा OPC का सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने देखा तो ओपीसी का मीनिंग। ओपीसी में एक ही मेंबर एज अ पर्सन होता है, एक मेंबर और एक नॉमिनी होता है। नॉमिनी किस लिए होता है? तो वो मेंबर की जगह ले सके इसलिए होता है। डायरेक्टर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं और एम्प्लॉय की कोई भी लिमिट नहीं होती। ओपीसी में आपको मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मेजोरिटी यानी कि एज अबो 18 होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में रहे होने चाहिए। फिर आता है आप किसी भी एक ही ओपीसी में मेंबर और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हो। आप एक साथ किसी भी नॉमिनी में मेंबर या आप एक साथ किसी भी ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते। अगर आप किसी भी ओपीसी में एक साथ मेंबर या नॉमिनी बन जाते हो तो आपको 180 दिनों में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी ओपीसी में मेंबर बने रहना चाहते हो। फिर आता है नॉमिनी को अपॉइंट करने की बारी। ओपीसी में नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसका नाम एमओए में लिखना पड़ेगा, उसको आरओसी के पास सबमिट कराना पड़ेगा, फिर आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई भी नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसके लिए उसको सबसे पहले मेंबर को नोटिस देनी पड़ेगी, फिर उसको बाद नेक्स्ट 15 डेज में नया नॉमिनी अपॉइंट होगा जिसको हमें ओपीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और ओपीसी आगे आरओसी को बताएगी। आरओसी को 30 दिनों में बताना पड़ता है। फिर अगर कोई नॉमिनी को चेंज करना चाहे यानी कि नॉमिनी को निकाल देना चाहता है तो उसके लिए मेंबर को सबसे पहले नॉमिनी को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी से स्टेप्स सेम ही है दोस्तों। अगर कोई भी मेंबर मर जाता है या इनकैपेबल हो जाता है तो नॉमिनी उसकी जगह मेंबर बन जाता है। ओपीसी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसके लिए ओपीसी को 10,000 का फाइन और 1,000 पर डे जब तक कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है तब तक का फाइन लग सकता है। फिर हमने देखा कि किसी भी ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो 6 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ती है, फिर एमओए में नाम और नॉमिनी का नाम हटाना ऐसे चेंजेस करना पड़ता है, फिर मेंबर को बढ़ाना पड़ता है, क्रेडिटर की कंसेंट लेनी पड़ती है, उसको आरओसी के पास फाइल कराना पड़ता है, फिर आरओसी एक नया सर्टिफिकेट दे देता है। फिर हमने देखा किसी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्रेडिटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, एमओए में चेंज करना पड़ेगा, नॉमिनी का नाम ऐड करना पड़ेगा, मेंबर्स की लिमिट को 1 तक लाना पड़ेगा, फिर उसको आरओसी के पास सबमिट कराना पड़ेगा और आरओसी नया सर्टिफिकेट दे देगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे देखी थी, जैसे कि ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, कोई भी पब्लिक कंपनी कभी भी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, आपको नाम कैसे लिखना है और ओपीसी को बनाने के लिए कोई भी लिमिट लगती नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।